गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ETS, उससे पहले क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस स्टडी कर लिया है। तो अनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये आप कहेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट oxidation, process of the incomplete oxidation of respiratory substrate। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में जाता है, ठीक है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ O2 एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या फिर आप कह सकते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेंट। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने कहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, यहां कंपैरिजन लिख रहा हूं। एरोबिक जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस था उसमें स्टूडेंट्स ऑक्सीजन O2 टर्मिनल ऑक्सीडेंट के फॉर्म में एक्ट कर रही थी। क्लियर? टर्मिनल ऑक्सीडेंट के फॉर्म में O2 एक्ट करती है। उसके बाद आप कह सकते हैं इट इज फाउंड यूजुअली इन द लोअर ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है। जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल अगर आप देखें परफेक्ट एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, क्लियर, यीस्ट, यीस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं फ्रूट्स वगैरह जो हैं, राइपनिंग फ्रूट्स हैं, कुछ सीड्स हैं, कुछ कंडीशन में सीड्स में होगा, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। सीड्स के केस में आप ध्यान रखें, स्टोर्ड अगर लिखा है तो डेफिनेटली आंसर जाएगा। जर्मिनेटिंग कंडीशन अगर लिख सकते हैं, लिखा जाए तो आप ध्यान रखें वो एरोबिक कंडीशन में आ जाएगा। स्टोरेज में जो है उनमें एनारोबिक फॉर्म है। फ्रूट्स की जहां तक बात करें तो आप ये कहेंगे फ्लैसी और राइपनिंग, फ्लैसी फ्रूट्स और राइपनिंग फ्रूट्स। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म्स हैं ये लेस एनर्जी अमाउंट जो है वो जनरेट करती हैं 2 ATP ओनली, 2 ATP ओनली। तो देखिए कम ATP अमाउंट जनरेट किया जाता है इसके लिए। तो देखिए ATP जनरेशन आप कह रहे हैं 2 ATP ओनली, तो जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स गया C2H5OH एथेनॉल, ठीक है, ये प्रोड्यूस हुआ। साथ में आप ये कह सकते हैं CO2 प्लस एनर्जी। तो एनर्जी यहां से जो रिलीज होती है, आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स कहा था कितनी एनर्जी, 686 किलो कैलोरी एनर्जी, और यहां आपको मिलेगा 56 किलो कैलोरी एनर्जी। और ये जो है इससे आप कह सकते हैं ओनली 2 ATP प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जबकि यहां से अगर आप देखें तो यहां से जो ATP जनरेशन आपके पास है, ये ATP जनरेशन कितना हुआ, 36 और 38 ATP। तो इस तरीके से जो अनारोबिक रेस्पिरेशन है दैट इज द लेस एफिशिएंट, 19 टाइम लेस एफिशिएंट देन द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये पहले हम कंपैरिजन में डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो अनारोबिक कंडीशन है, ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन जो है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में या फिर आप कह सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में करता है। तो आप ये कह सकते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन, मेटाबॉलिक रेगुलेशन
in lower organisms occur through metabolic regulation in lower organisms occurs through metabolic regulation in lower organisms occurs through anaerobic respiration. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से क्या है, anaerobic respiration का जो प्रोसेस हो रहा है, it will lead the fermentation activity, so it can produce toxic substances, जबकि एग्जैक्टली अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे तो वहां रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए आप ये कहेंगे वहां टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस नहीं किया जाता। क्लियर? यहां आप ये कह रहे हैं यूजुअली अकर इन द लोअर ऑर्गेनिज्म, हम पहले से ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में ये कर रहा है, वहां टॉक्सिक सब्सटेंस ये स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो टाइप है अल्टीमेटली वो आपको डिस्कस करना है, और उसको आप कहते हैं फर्मेंटेशन। ये एक्टिविटी आपको डिस्कस करनी है, और फर्मेंटेशन की डिटेल हमें पढ़नी है। तो देखिए फर्मेंटेशन क्या है, आप ये कहेंगे इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है ये। क्लियर? इट इज द लेस इकोनॉमिक देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑब्वियस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है, आपने कहा सिर्फ 2 ATP जनरेट किया जाता है, इसलिए ये अपने आप में कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो हमने लिख दिया लेस इकोनॉमिक। उसके बाद आप ये कहेंगे ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, कमर्शियली इट इज यूजफुल, और कमर्शियली यूजफुल कैसे है, एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। स्टूडेंट्स, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिससे आप ये कह सकते हैं ये कमर्शियली यूज किया जाता है। जो बेवरेज इंडस्ट्री है, बेवरेज इंडस्ट्री जो है, इस बेवरेज इंडस्ट्री में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है, कमर्शियली यूजफुल फॉर द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद आप कहेंगे फर्मेंटेशन अकर एज, ये सब आप नोट करते जाएं स्टूडेंट्स पॉइंट्स, फर्मेंटेशन occurs as extracellular activity, ठीक है। तो आप ये जानते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस तक का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी के बाद आप जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवा रहे हैं पायरुवेट का, या उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ले जा रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी ये हो सकती है स्टूडेंट्स, वाइल एरोबिक रेस्पिरेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज द इंट्रासेलुलर एक्टिविटी। ये कैसी एक्टिविटी है? इंट्रासेलुलर एक्टिविटी है। क्लियर? तो आप देखिए दोनों को, टाइप ऑफ द अनारोबिक रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन आप ये कह रहे हैं लेस इकोनॉमिक प्रोसेस है, बट कमर्शियली इट इज वेरी यूजफुल। लेस इकोनॉमिक क्यों है? बिकॉज एनर्जी जो है 2 ATP ओनली, जो ग्लाइकोलाइसिस है उस ग्लाइकोलाइसिस से ही 2 ATP जो बनते हैं, जो नेट गेन होता है, वो ही आप ये कह सकते हैं इसका एनर्जी जनरेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है स्टूडेंट्स, NADH जो इंटरमीडिएट ग्लाइकोलाइसिस में बनता है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज हो जाता है। इसीलिए इसके लिए ये भी कहा जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर रिसेप्टर की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास प्रोसेस है
एनारोबिक रेस्पिरेशन जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, और उसका एक टाइप जो है वो फर्मेंटेशन हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस फर्मेंटेशन पे हम आ रहे हैं, टू टाइप ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस हमें स्टडी करना है। फर्स्ट आप कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इनको दोनों को डिटेल में आपको पढ़ना है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की कुछ एप्लीकेशंस आपको दे रखी हैं, उसकी भी बात हमें करनी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्मेंटेशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने कैटेगराइज कर दिया है इसको। आप कह रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन फर्स्ट ए, और सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बी। देखिए जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसके स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताए थे, और आप स्पेसिफिकेशन नोट भी कर लें। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आपने कहा था फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ये क्यों स्पेसिफिक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर is organic compound, is organic compound, so no external electron acceptor is required, no external electron acceptor is required, clear। इसलिए कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसीलिए फर्मेंटेशन को कह सकते हैं द फर्मेंटेशन इज द सेल्फ कंटेंट प्रोसेस। फर्मेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स, सेल्फ कंटेंट प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए जो टाइप्स इसके मैंने लिखे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है occur in yeast, and some bacterial organism, जो लॉर ऑर्गेनिज्म है उनमें ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आप कह सकते हैं, यहां देखिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होना है तो प्रोसेस ग्लूकोज, ये जानते हैं आप स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। इससे फाइनली हमारे पास बनता है पायरुवेट। आपको पता है ग्लूकोज 6C1M है, और जो पायरुवेट आपके पास बना है वो 3C2M है। इस पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड बनेगा। पायरुवेट एसिटाल्डिहाइड और ये आप कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट decarboxylase, क्लियर। ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, डीकार्बोक्सिलेज अगर कहा जा रहा है तो CO2 रिलीज हो जाएगी, एसिटाल्डिहाइड, और अब अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में एथेनॉल बन जाएगा, C2H5OH, एथेनॉल, क्लियर। एंजाइम है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। यहां से देखिए 2NAD प्लस 2NADH ये यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आपके पास यहाँ स्टेप नंबर 6 में आप जानते हैं बनते हैं 2NADH, 2NAD प्लस। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आप इसलिए कहते हैं देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर
और एक्सेप्टर इज रिक्वायर्ड। तो ये जो प्रोसेस है वो अपने आप में सेल्फ कंटेंट प्रोसेस है। क्लियर? सेल्फ कंटेंट प्रोसेस। ये जो स्टेप था ये ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लाइकोलाइसिस। अब इस ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी के बाद स्टूडेंट जो पाइरुवेट बनता है, आप जानते हैं फेटोपाइरुवेट क्या है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन ये करेगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर ये करेगा तो ये कहाँ एंटर हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑब्वियस है, ये अनएरोबिक पाथवे कंटिन्यू करता है तो ये जो है वो इस तरीके से अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में एथेनॉल प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस एनसीईआरटी ने दिए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम स्टूडेंट्स दे रखा है, इसका एक्टिवेटर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहले आपने पढ़ लिया है मिनरल्स वाले चैप्टर में। Zn2+ जिंक जो है वो आप जानते हैं अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज का क्या होता है? एक्टिवेटर। क्लियर है? फिर देखिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन तो है ही। अल्कोहलिक बीवरेज इस फर्मेंटेशन से जो बनाए जाते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज is of 13% or less than 13% alcoholic concentration, less than 13% alcoholic concentration। तो जो alcoholic concentration है 13% और less than 13%। यहां यीस्ट जो इन्वॉल्व होता है, आफ्टर दिस कंसंट्रेशन यीस्ट जो है वो पॉइजनस कंडीशन में आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स हैं अभी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, वहां से जो बीवरेज सब्सटेंस ऑब्टेन आप कर रहे हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 13% कंसंट्रेशन के हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी ध्यान रखें, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज होती है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आप पढ़ेंगे उसमें CO2 का स्टूडेंट्स रिलीज नहीं होता। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड वहां से बन जाता है। ठीक है, तो अगला मैं लिख रहा हूं, यहां इंपॉर्टेंट है नो CO2 रिलीज। देखिए ग्लूकोज, आप जानते हैं ग्लूकोज से पाइरुवेट, ये जो पाइरुवेट है ये हैं 3C2M 6C1M। हेक्सोज को ट्रायोज में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस है इसको आप कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मसल सेल्स में बेसिकली देखिए ये लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में फाइनली लैक्टिक एसिड बन जाता है या लैक्टेट बन जाता है, और यहां से अल्टीमेटली आपको वही देखने को मिलेगा 2NAD प्लस 2NADH ये यूज हो जाते हैं, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा है 2NADH प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से स्टूडेंट्स बैकअप प्रोसेस भी है। यहां आप देख रहे हैं ये क्या है, बैकअप प्रोसेस 2NADH।
ये यूटिलाइज हो गया। ये यूटिलाइज हुआ। क्लियर? नो एक्सटर्नल डोनर रिसेप्टर रिक्वायर्ड। इससे 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन होता ही है, यही इस फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट होगा, जनरेट एनर्जी जनरेशन होगा। यहाँ भी आप कह सकते हैं 2 ATP नेट गेन होगा। ये स्टूडेंट्स आपको कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए आप लिख सकते हैं अकर्स इन लैक्टोबैसिलस, occurs in lactobacillus and muscle cells। लैक्टोबैसिलस और मसल सेल्स में ये स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एंड मसल सेल्स। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अब देखिए एनसीईआरटी पे मैं आ जाता हूँ। एनसीईआरटी ने जो फर्मेंटेशन में लिखा है स्टूडेंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है उसमें एनसीईआरटी लिखती है फर्मेंटेशन, पेज नंबर 230। इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर अनएरोबिक कंडीशंस by sets of reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol। देखिए ये आप मेंशन कर चुके हैं pyruvic acid और this pyruvate is converted to the CO2 and ethanol। ये CO2 और ethanol में pyruvic acid convert हो गया है। The enzyme pyruvic acid decarboxylase and alcoholic dehydrogenase catalyze these reactions। pyruvate decarboxylase और alcoholic dehydrogenase एंजाइम जो हैं वो रेस्पेक्टिवली प्रोसेस को पूरा करते हैं। इसमें देखिए इसको मैं रिएक्शन ए लिख सकता हूँ, इसको रिएक्शन बी लिख सकता हूँ। तो इन दोनों रिएक्शंस के एंजाइम आपको दे रखे हैं, ये रिएक्शंस के एंजाइम जो हैं वो कंप्लीट करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म्स लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। तो ये बैक्टीरिया हमने लिख दिया, जैसे लैक्टोबैसिलस की हम बात की। ये पायरुविक एसिड से या पायरुवेट से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? लैक्टिक एसिड। द स्टेप इन्वॉल्व्स आर शोन इन फिगर 14.2। तो 14.2 में आपको दे रखा है जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज से ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपको पता है ट्रायोज बनता है, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फाइनली फॉस्फोनॉल पायरुवेट बनते हुए पायरुविक एसिड बन जाता है। ये जो पायरुविक एसिड है, देखिए इस पायरुविक एसिड से स्टूडेंट्स एक तरफ हमने कहा एथेनॉल बन रहा है, दूसरी तरफ आपने कहा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए यहां कहा गया है द रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी उससे पहले एक और स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज inadequate for the cellular respiration, pyruvic acid is reduced to the lactic acid by lactate dehydrogenase। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में आप ये कह सकते हैं मसल सेल्स में होता है। मसल सेल्स में कब हो रहा है? O2 इज इन inadequate कंडीशन। O2 inadequate कंडीशन में स्टूडेंट्स अगर है तो डेफिनेटली आप हाँ क्या कह देंगे? ऑक्सीजन के इनएडिक्वेट कंडीशन में होने पर जो पायरुवेट है वो मसल्स में किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके ठीक बाद मेंशन किया गया है द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH plus H plus which is reoxidized to NAD plus in both the process। देखिए बहुत क्लियरली हमने मेंशन कर रखा है द रिड्यूसिंग एजेंट इज द NADH या फिर NADH plus H plus जो है वो रीऑक्सीडाइज होता है। दोनों ही प्रोसेस में ऐसा है और इसी के बिहाफ पे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ एक्सटर्नल एक्सेप्टर डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट्स इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP। तो जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप हैं, इनमें एनर्जी जो जनरेट की जा रही है वो कह रहा है लेस देन 7% ऑफ द एरोबिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये कह रहा है ऑल्सो द प्रोसेस आर हैजार्डस आइदर एसिड और एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। What is the net ATP that is synthesized? Calculate how many ATP are synthesized and detect the number of ATP utilizing during glycolysis।
आप जानते हैं 2 ATP दोनों का नेट गेन होगा, 4 ATP जनरेट किए जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, उनमें से 2 ATP यूज कर लिए जाते हैं और यहाँ जो एनर्जी इंटरमीडिएट NADH बनता है वो आपने अभी डिस्कस कर लिया है। यहाँ क्या करता है आपको बहुत क्लियरली लिख के दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में एक्ट करता है। फिर स्टूडेंट्स दे रखा है yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reach about 13%. yeast poisons themselves. जो yeast है उसके लिए आप ये कह सकते हैं ये poisonous कब हो जाती है? poisonous concentration if concentration is more than 13%. 13% एल्कोहलिक कंसंट्रेशन अगर है तो डेफिनेटली उसके लिए पॉइजनस हो जाती है, इसलिए वहाँ फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि 13% से ज़्यादा कंसंट्रेशन के एल्कोहलिक बेवरेज सब्सटेंस कैसे बनाए जाते हैं। द एल्कोहलिक बेवरेज सब्सटेंस मोर देन 13% ऑफ द कंसंट्रेशन, देखो लिखा है व्हाट देन द वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन बेवरेज। ठीक है, बेवरेज में मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगी? तो अप टू 50% और 50% से भी ज़्यादा तक होती है। स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आपने पढ़े होंगे, आपने वाइन, जिन, रम, वोदका, विस्की, स्कॉच, ये सब पढ़ सुने होंगे नाम, आपको माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो एल्कोहलिक बेवरेज हैं, एल्कोहलिक बेवरेज of more concentration, कौन सी concentration? more than 13, क्योंकि 13% कंसंट्रेशन तक का तो आपने कहा फर्मेंटेशन से बनाया जा सकता है, more than 13। तो ये जो एल्कोहलिक बेवरेज more than 13% हैं, ये आप कहेंगे प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन, प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। स्टूडेंट्स डिस्टिलेशन की एक्टिविटी के थ्रू ये प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद एनसीईआरटी ने मेंशन किया है हाउ डू यू थिंक एल्कोहलिक बेवरेज ऑफ एल्कोहलिक कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन किए जा रहे हैं? तो आपने कहा डिस्टिलेशन के थ्रू ये ऑब्टेन किए जा रहे हैं। व्हाट देन? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सट्रैक्ट द एनर्जी स्टोर्ड, सिंथेसाइज ए लार्जर नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ यहाँ एरोबिक को कनेक्ट करके एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब इससे तो बहुत कम एनर्जी बनती है तो लार्जर एनर्जी अमाउंट जनरेट करने के लिए या बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का जनरेट करने के लिए प्रोसेस क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन है। आगे एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल दे रखी है जो स्टूडेंट्स पहले से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन यूकैरियोटिक दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर O2। तो ये देखो मैंने इधर एक इंडिकेशन लिख दिया था पहले ही, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में परफॉर्म करवाई जाती है, स्पेसिफिकली इन यूकैरियोट्स, और ये जो प्रोसेस परफॉर्म करवाई जा रही है ये एरोबिक रेस्पिरेशन कही जाएगी। सो इट इज कंप्लीट अबाउट द फर्मेंटेशन, दैट इज द अनएरोबिक रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ सेंट्रल पाथवे को डिस्कस करेंगे, जो रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक पाथवे है उस मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्कस करेंगे, जिसमें अलग अलग डिफरेंट आपके पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं और कैसे कॉमन एंट्री पॉइंट उनका जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम होगा, ये आपको बात करनी है क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स अब डिस्कस हम कर रहे हैं रेस्पिरेशन का सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथ। इससे पहले देखिए रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक एक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर? दिस रेस्पिरेशन इज द एम्फीबॉलिक एक्टिविटी, एम्फीबॉलिक प्रोसेस, जबकि ऐसा है कि यहाँ कैटाबॉलिज्म होता है। आप ये कहेंगे होता क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो हैं, इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म इनका होता है। तो फिर इसको एम्फीबॉलिक पाथ क्यों कहा गया? मींस जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हो। तो आप ये कहेंगे मैनी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, मैनी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स
ऑल्सो यूज्ड एज, बहुत सारे रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स हैं, इन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स को यूज किया जाता है, यूज्ड एज, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स जो हैं इनको यूज किया जाता है प्रीकर्सर ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे, प्रीकर्सर ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो बायोसिंथेटिक पाथवे हैं उनमें रेस्पिरेटरी प्रोसेस में बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इंटरमीडिएट्स को एज ए प्रीकर्सर सब्सटेंस यूज किया जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी भी शो करता है, और ये जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, इस कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के कारण ही इसको क्या कहा गया, एम्फीबॉलिक पाथवे। अब इस एम्फीबॉलिक पाथवे का जो सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथ है या सेंट्रल पाथ है, देखिए स्टूडेंट्स एनसीईआरटी ने आपको दिया है सेंट्रल पाथवे, उसी को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो फाइनली सेंट्रल पाथवे की बात कर लेते हैं। सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथ, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं फैट्स और फैटी एसिड के थ्रू, ग्लिसरॉल के थ्रू ये ऑक्सीडाइज होते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रोटीन्स, ये सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज होते हैं। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये आप डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथ, और इसमें डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को हमने इन्वॉल्व किया है। क्लियर, दिस वन इज द मोस्ट कॉमन, दिस वन ऑल्सो यूज्ड, एंड दिस इज द प्रोटीन यूज्ड इन द रेयर और एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से जो फैट हैं, फैटी सब्सटेंस हैं, ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, उसके थ्रू ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। ये आप कहिए सिंपल शुगर जो है उसमें कन्वर्ट होगा, और सिंपल शुगर में हम सीधा सीधा सा यहाँ ग्लूकोज मेंशन कर लेते हैं, जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी है। ठीक है, अब देखो जो ग्लूकोज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपके पास है, ये ग्लूकोज इंस्टेंटली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फाइनली आप कह सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये ट्रायोज फॉर्म है, इसी के साथ आप मेंशन करते हैं DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ट्रायोज जो बन गया है, ये आप जानते हैं ट्रायोज, और ये क्या था, हेक्सोज। इससे फाइनली आपके पास बनता है पायरुवेट। पायरुवेट से स्टूडेंट्स लिंक रिएक्शन के थ्रू पूरा प्रोसेस आपने पढ़ लिया है, एसिटाइल कोएंजाइम, एंड एसिटाइल कोएंजाइम विल एंटर, this acetyl coenzyme will enter into the Krebs cycle, और Krebs cycle जो स्टूडेंट्स होगा, ये Krebs cycle एनर्जी इंटरमीडिएट्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां से अब आप देखिए कौन सा कैसे ऑक्सीडाइज होता है। सबसे पहले फैट, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब यहां इसके एंट्री पॉइंट हो सकते हैं
PgAl, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड या ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एंट्री पॉइंट, ये यहां एंटर कर सकता है पाथवे में। क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका एंट्री पॉइंट हो सकता है ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम। क्लियर? तो ये आपके पास इसका फर्स्ट एंट्री पॉइंट है और ये आपके पास इसका सेकंड एंट्री पॉइंट है। फैट्स की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? उसके बाद आप प्रोटीन्स को अगर देखें तो एमिनो एसिड्स आफ्टर डीएमिनेशन, amino acids after deamination, यहां जो एंट्री करने की पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके पास हैं पायरुवेट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एमिनो एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम एंड may also enter into the Krebs cycle। ठीक है? ये जो है वो स्टूडेंट्स किस पे करेगा? डिपेंड्स ऑन अमाइनो एसिड। जो अमीनो एसिड का नेचर है उस पर अल्टीमेटली ये प्रोसेस डिपेंड करता है। तो यहां अगर आप देखें तो एंट्री पॉइंट आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, आप जानते हैं, और ये एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू मेजर रेस्पिरेटरी पाथवे जिसको आप कहते हैं क्रेब्स साइकिल में ये एंटर कर जाता है। ठीक है? ये ग्लूकोज जो था स्टूडेंट्स, ये हेक्सोज शुगर था 6C1M, यहाँ से ट्रायोज बना 3C2M और फाइनली आपके पास ये बन गया 3C2M। एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू ये जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम होता है 2C2M एंड देन 2 टर्न्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो इस रेस्पिरेटरी पाथवे में आपको एक बात ऑब्जर्व करनी है, इट इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे जो ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल तक मैं पढ़ रहा हूं। इट इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। इस सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथ में अगर प्रोटीन की और आप ये कह सकते हैं ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड मतलब फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की एंट्री होती है, तो कॉमन एंट्री पॉइंट इसमें क्या है? ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इनका जो कॉमन एंट्री पॉइंट है वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम। कॉमन एंट्री पॉइंट, कॉमन एंट्री पॉइंट क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्यों? जैसे देखिए आप ये कह रहे हैं जो ट्रायोड शुगर है यहां ग्लिसरॉल्स की एंट्री हो सकती है लेकिन प्रोटीन्स की नहीं होगी। फिर उसके बाद आप देखिए पायरुवेट जो है यहाँ अमाइनो एसिड्स की एंट्री हो सकती है लेकिन फैट की नहीं होगी। एसिटाइल कोएंजाइम में फैट सब्सटेंसेस की एंट्री भी है, प्रोटीन की एंट्री भी है और ये जो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है इसकी एंट्री भी है। तो ये आपके सामने है सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथ ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट स्टूडेंट्स एंटर कर रही हैं और इनका सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथ, आप जो सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथ है उसमें कॉमन एंट्री पॉइंट आप इसका ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हुआ कॉमन एंट्री पॉइंट। अब देखिए इसके बाद ये जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल से आप ध्यान रखें डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसमें। हालांकि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम जब बनता है डीकार्बोक्सिलेशन तब भी होता है, तो CO2 यहां पे रिलीज होती है एंड 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज आल्सो हियर, क्रेब्स साइकिल में भी होता है और साथ में आप ये कह सकते हैं इसमें H2O भी रिलीज होता है। ठीक है? तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस आपके पास है जिसमें यहां तक के स्टेप को ग्लूकोज से लेकर पायरुवेट यहां तक के स्टेप को तो आप स्टूडेंट्स कह देंगे ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। इसको आप कह देंगे ये है लिंक रिएक्शन और ये क्या है? क्रेब्स साइकिल। अब ग्लाइकोलाइसिस में रिंग रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, इन सब में जो एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनेंगे, जो NADH और FADH का फॉर्मेशन होगा, उनको ETS के थ्रू ऑक्सीडाइज
करवा लिया जाएगा। तो देखो ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथ हमने कंप्लीट कर लिया। अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं सब आपसे डिस्कस कर रहा हूं कैसे हुआ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे हमने डिस्कस किया। तो रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक पाथ है, द रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक पाथवे, एनसीईआरटी का कंटेंट उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा था ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन। ग्लूकोज को आपने कहा था मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को ही हमने सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे में लिया है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में यूज आने से पहले सारे कार्बोहाइड्रेट, वो जो कह रहा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात हम कर सकते हैं, दे ऑल कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। Other substances can also be respired as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at first step. इसका मतलब कौन से स्टेप में कहां एंटर करते हैं, तो आपने ये क्लियर किया कि देखिए ग्लूकोज जो है उससे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, ये ट्रायोज फॉर्म है, और इसके बाद में आप ये कह रहे हैं पायरुवेट बनता है, ये ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट रिजल्ट है। क्लियर? तो ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी में जो हेक्सोज शुगर था स्टूडेंट 6C1M, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज विल कन्वर्टेड टू द 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट वहां फॉर्मेशन में आता है। तो यहां देखिए ये कह रहा है fat would need to be broken down into the glycerol and fatty acids first. If fatty acids were to be respired, they would first degrade to the acetyl coenzyme and enter the pathway. ठीक है, तो फैटी एसिड्स का आपने कहा फैट्स जो हैं, ये फैट्स का कन्वर्जन पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में होगा। ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स, अगर आप फैटी एसिड्स की बात करेंगे तब तो आप ये कह सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम में इसकी एंट्री है, और इसको कॉमन रेस्पिरेटरी एंट्री पॉइंट हम कह रहे हैं। और अगर ग्लिसरॉल की बात हम करें तो आपने ये कहा कि वो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो ट्रायोज फॉर्म है, वहां उसकी एंट्री हो सकती है। ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू द पीजीएल। द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय द प्रोटीएज एंड द इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स आफ्टर डीएमिनेशन डिपेंडिंग ऑन देयर structure would enter the pathway at some stages within the Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl coenzyme। तो देखिए जो प्रोटीन्स हैं वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज हो रहे हैं। यहाँ बिल्कुल क्लियर कहा गया आफ्टर डीएमिनेशन। देखिए ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ एंटर हो सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हो सकते हैं प्रोटीन, पायरुवेट में एंटर हो सकते हैं, और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम जो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करवा रहा है, या एसिटाइल कोएंजाइम की एंट्री जो क्रेब्स साइकिल में होती है, स्टूडेंट्स ये क्रेब्स साइकिल में भी एंट्री कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये सब जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आप ये कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर और द नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स में ये जो है वो पर ये डिपेंड करता है। फिर कह रहा है सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ द सबस्ट्रेट, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड ए कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे एज ए कैटाबॉलिक पाथवे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन होता है तो ये कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक पाथवे कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां जो एनर्जी इंटरमीडिएट्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इंटरमीडिएट्स हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज के बायोसिंथेटिक पाथवे में प्रीकर्सर के फॉर्म में यूज होते हैं। इसलिए आप ये कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एट विच पॉइंट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट्स वुड एंटर इफ दे वर टू बी रेस्पायर्ड एंड यूज्ड टू derive energy. What is important to recognize is that it is this very compound that would be withdrawn from the respiratory pathway at the synthesis of the said substrate. Hence fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme before entering to the respiratory pathway. सारी बातें वो मेंशन कर रखी हैं जो मैंने यहाँ पहले से आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो सीधा सीधा मैं काम की बात पे आ जाता हूँ। ये कह रहा है बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्वड इन द बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक पाथवे है, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं एनाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो एनसीईआरटी लास्ट में स्टेटमेंट यहाँ लिखती है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों एक्टिविटी ये करता है। ठीक है,
ये कह रहा है बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इट वुड हेंस बी बेटर टू कंसिडर द रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको क्या कंसिडर कर लिया जाए ऑन द बिहाफ ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, उसको एम्फीबॉलिक पाथवे कंसिडर कर लिया जाए, एम्फीबॉलिक पाथ उसको मान लिया जाए। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स मेटाबॉलिक पाथवे आपको दे रखा है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। इससे पहले देखिए जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की बैलेंस शीट एक दे रखी है। ये जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के लिए स्टेटमेंट्स जो लिखे हैं वो आपको पहले से क्लियर होने चाहिए। यहां देखिए मैं फिर आपको कह दूं, लिंक रिएक्शन को अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को कंबाइंडली डिस्कस किया जा रहा है। एक पोर्शन यहां ग्लाइकोलाइसिस है, एक पोर्शन यहां एरोबिक रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल है। तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को कंबाइंडली डिस्कस किया जा रहा है। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा 1 स्टेप इन द लिंक रिएक्शन एंड 2 सक्सेसिव स्टेप्स इन क्रेब्स साइकिल। यहां वो तीनों को एक ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम पे डिस्कस कर रहा है। NADH फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स पर क्रेब्स साइकिल में होता है। 1 स्टेप में आप ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कहां होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस लिंक रिएक्शन में होता है। ऑल 3 वो एक साथ कंसिडर, ऑल 4 NADH 3 इन क्रेब्स साइकिल एंड 1 इन द लिंक रिएक्शन, वो एक साथ कंसिडर कर रहा है। ठीक है? एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया, जीटीपी का फॉर्मेशन या एटीपी का जो फॉर्मेशन है, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन सिंगल स्टेप में होता है रेस्पिरेशन में, वो क्रेब्स साइकिल में ही होता है। तो इस तरीके से कोई, मुझे नहीं लगता आपको किसी तरीके का इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है? अब फाइनली बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट। रेस्पिरेटरी क्वोशंट, ये स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमें दे रखा है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट आपको पढ़ना है। देखिए रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है। सबसे पहले तो आप अब तक ये पढ़ के आए कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, उन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का ऑक्सीडेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशंट है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होती हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कितना CO2 लिबरेट होता है, रिलीज होता है, और उसको रिलीज करवाने के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। स्टूडेंट सबसे पहले लिखा है लेट अस नाउ लुक एट द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। As you know, during aerobic respiration, O2 is consumed and CO2 is released. The ratio of the volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration is called as the respiratory quotient, RQ. RQ, volume of CO2 evolved and the volume of O2 consumed. तो देखिए RQ की बात कर रहे हैं हम, respiratory quotient RQ is equals to volume of CO2 evolved divided by volume of O2 consumed। ठीक है? ये रेशियो स्टूडेंट्स RQ रेशियो कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात अगर हम करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ वैल्यू 1 होने का मतलब ये हुआ कि यहां जितना CO2 इवॉल्व होता है उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। ठीक है? कॉमन रेफरेंस लिख रहा हूं पहले मैं, उसके बाद बात करेंगे। फिर देखिए फैट सब्सटेंसेस, इनके लिए RQ का वैल्यू आप कहेंगे 0.9 कंसिडर किया जाता है, लेस देन 1। और प्रोटीन्स, इनके लिए RQ वैल्यू स्टूडेंट्स आप कंसिडर करते हैं 0.7। ठीक है? तो अल्टीमेटली ये इंडिकेट करता है कि यहां ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? कंपैरेटिवली ज्यादा है। CO2 जो इवॉल्व हो रही है, वो इवॉल्व्ड CO2 के कंपैरेटिवली कंज्यूम्ड O2 का रेशियो जो है वो यहां स्टूडेंट्स वेरी करता है। अब 1 बाय 1 हम उन पे आ रहे हैं, डिटेल्स पे, जो सब्सटेंसेस हमें दे रखे हैं, एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल्स लिख रखे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिए 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट कहा, उसके बाद में आपने कहा फैट सब्सटेंसेज और प्रोटीन सब्सटेंसेज, ये आरक्यू के वैल्यू होते हैं। हम एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है ट्राइपार्मेटिन, ठीक है। इस ट्राइपार्मेटिन का आरक्यू वैल्यू अगर देखें हम, तो देखिए क्या आएगा, आपको दे रखा है C51H98O6, ठीक है। यहां रिक्वायर्ड जो ऑक्सीजन है वो है स्टूडेंट्स 145 ऑक्सीजन, और जो रिलीज फॉर्म है 102 CO2 एंड 98 H2O, 102 CO2 प्लस 98 O2 प्लस एनर्जी। ये इक्वेशन है ऑक्सीडेशन प्रोसेस का या रेस्पिरेटरी प्रोसेस का। तो अब आप यहां से देखें 142 O2 102 CO2, तो जो आरक्यू वैल्यू है ट्राइपार्मेटिन का वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 102 CO2 इवॉल्व्ड अपॉन 145 O2 कंज्यूम्ड, और अगर ये आप देखते हैं तो देखिए 0.7 ये आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फैटी एसिड्स हैं, इन फैटी एसिड्स का आरक्यू या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, मतलब फैट सब्सटेंसेज और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो फैट सब्सटेंसेज हैं उनका आता है आपके पास 0.9, ठीक है, 0.9 आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, और ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है ये क्या है, तो आप ये कह सकते हैं जो ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है उसमें CO2 इवॉल्व होती है, O2 कंज्यूम होती है। तो आप ये कहेंगे अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व, अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ O2 consumed during oxidation of respiratory substrate, during respiratory substrate। तो हम ये कह सकते हैं amount of CO2 evolved that is divided by the amount of oxygen consumed during the process of oxidation of the respiratory substrate will call as the respiratory quotient। तो स्टूडेंट्स RQ को हम क्या लिखेंगे, RQ is equals to CO2 evolved or liberated and O2 consumed। क्लियर, ऑक्सीजन जो कंज्यूम की गई और CO2 जो इवॉल्व की गई। अब यहां अगर इस केस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आरक्यू का वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स 1 कॉल कंसीडर किया जाएगा। इसका रीजन ये है, कार्बोहाइड्रेट्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो जितना CO2 अमाउंट इवॉल्व होता है उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। उसके बाद आप फैट्स को देखें, तो फैटी सब्सटेंसेज और फैट्स जो हैं उनके लिए आरक्यू का वैल्यू 0.7 स्टूडेंट्स कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखें प्रोटीन सब्सटेंसेज के लिए जो आरक्यू का वैल्यू है ये स्टूडेंट्स 0.9 कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये यहाँ इंडिकेट ये करते हैं कि फैट और प्रोटीन सबस्ट्रेट्स जो हैं इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने पहले भी आपको बताया था बायोलॉजिकल सिस्टम फैट के इनिशियल ऑक्सीडेशन को फेवर नहीं करता, और उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं फेवर करता है, क्योंकि इनिशियल ऑक्सीडेशन फैट का जो है दैट विल रिक्वायर द मोर ऑक्सीजन, और अगर ऐसा होने लगा तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑक्सीजन डेफिसिट कंडीशन जो है वो स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। तो देखिए जैसे इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइपार्मेटिक एसिड एनसीईआरटी ने स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, ट्राइपार्मेटिन
एसिड। ठीक है, ये जो ट्राइपार्मेटिन एसिड है C51 H98 O6, ये स्टूडेंट्स हमें दे रखा है 145 O2 और रिएक्शन में आपको दे रखा है 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस एनर्जी। तो अगर यहां RQ वैल्यू आप देखें, RQ इज इक्वल्स टू 102 CO2 डिवाइडेड बाय 145 O2, तो यहां से आप देखेंगे वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.7। तो इस तरीके से जो ट्राइपार्मेटिन है उनके लिए RQ का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगा 0.7। लेस देन 1 आने का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहां ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो आप कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में RQ का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स मोर देन 1 कंसिडर किया जाता है। जैसे मैलिक एसिड, एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल मैलिक एसिड, RQ वैल्यू आप लिखेंगे 1.33। क्लियर, ये मैलिक एसिड के लिए RQ का वैल्यू आता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका RQ वैल्यू सबसे ज्यादा आता है। ऑक्जेलिक एसिड, यहां RQ वैल्यू 4.0। ठीक है, इस तरीके से इनके RQ वैल्यू हाई आते हैं। जितना RQ वैल्यू ज्यादा आ रहा है उतना ही आप ये कहेंगे यहां ऑर्गेनिक एसिड में मोर देन 1 आ रहा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है। लेस देन 1 आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा है। ठीक है, ये कंडीशन स्टूडेंट्स होती है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि जनरेटिंग जो सीड्स हैं उनके लिए RQ वैल्यू क्या होगा, तो बेसिकली उनमें भी देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स ऑक्सीडाइज होते हैं। RQ फॉर जर्मिनेटिंग सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए मोर देन 1। तो ये डायरेक्ट कुछ रेफरेंसेज हैं, सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन हमने जो है वो कंक्लूड किया है। अब एक क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए लाइफ इज पॉसिबल विदाउट O2 और ऑक्सीजन, या एयर लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। आपको कहा जाए लाइफ इज पॉसिबल विदाउट O2, या आप कहेंगे विदाउट ऑक्सीजन, इसकी जगह आपको स्टूडेंट्स लिखा हुआ मिल सकता है विदाउट एयर बट नॉट विदाउट एंजाइम, नॉट विदाउट एंजाइम्स। ये यहां इंडिकेशन क्या है आपके पास, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और लॉर ऑर्गेनिज्म है उनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहां रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मींस एयर में से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वहां आप ये देखिए विदाउट ऑक्सीजन जो है वो उनका लिविंग एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन एंजाइमेटिक प्रोसेस ये एंजाइम्स की प्रेजेंस के बिना नहीं है, क्योंकि वहां जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है डेफिनेटली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, बट ऑलवेज विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो ये स्टेटमेंट्स किसके लिए, ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया, आप कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स और ऑल एनारोबिक ऑर्गेनिज्म्स। प्रोकैरियोट्स, अनएरोबिक प्रोकैरियोट्स, एरोबिक भी होते हैं प्रोकैरियोट्स, जैसे BGA है। तो ये अनएरोबिक प्रोकैरियोट्स और अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए स्टूडेंट्स कहा गया। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। एक और पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि किसी एक प्लांट से लीफ डिटैच हुई, लीफ डिटैच होती है प्लांट से,
और डिटैचमेंट के 14 आवर्स के बाद, ये 24 आवर्स टाइम ले लीजिए, आफ्टर 24 आवर्स उसका RQ वैल्यू जो है या रेट ऑफ रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर लें। आफ्टर 24 आवर्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स का डिक्रीज होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इसका स्टूडेंट्स डिक्रीज होगा, बट इन नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स इसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों है? तो देखिए पहले 24 घंटों में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इसका डिक्रीज हो रहा था उसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे सबस्ट्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स और जो शुगर सब्सटेंसेज हैं उनको ऑक्सीडाइज किया जाने लगा, वो ऑक्सीडाइज होते रहे। जैसे जैसे क्वांटिटेटिव डिक्रीज आया रेट ऑफ रेस्पिरेशन गिरा, लेकिन लास्ट आप ये कह सकते हैं लास्ट प्रेफरेंस का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन होता है। स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन जब होगा तब आप ये कहेंगे इन लास्ट 24 आवर्स रेस्पिरेटरी रेट जो है वो एकदम से आप ये कह सकते हैं एक बार के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा। क्लियर? सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल डिक्रीज इन इनिशियली 24 आवर्स एंड दैट विल इंक्रीज इन लेटर 24 आवर्स। क्लियर? सो स्टूडेंट्स ये सब था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हमने एनसीईआरटी कंप्लीट डिस्कस की है। इसके अलावा जितना प्रोसेस, मैकेनिज्म, साइकिल, सारी बातें हमने यहां से क्लियर की हैं। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।